हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिजिक्स मैन यूट्यूब चैनल के ऊपर। शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 वेव्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन नंबर 1। ये जितने भी सेशंस मैं बना रहा हूँ हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे www.physicsman.in। और इस वेबसाइट पर आपको मोस्ट वांटेड सीरीज करके एक कोर्स मिलेगा, उस कोर्स के अंदर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। राइट, दो चीज़ें आप लोग मुझे बता दें, पहला मेरी आवाज़ है ना, और दूसरा क्लास। अगर आपको कभी भी लगता है आवाज़ में कोई दिक्कत है, क्लास में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा। राइट, इसके अलावा बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर मोस्ट वांटेड सीरीज में अपन पढ़ते कैसे हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, हम सबसे पहले एक चैप्टर उठाते हैं और इसको वन शॉट निपटाते हैं, और फिर उसके बाद में उस चैप्टर के ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर एक या फिर दो या फिर तीन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन हो सकते हैं। जो वन शॉट होता है ना, वो 2 घंटे से भी कम समय का होता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मतलब एक एवरेज बच्चा, एक बिलो एवरेज बच्चा इसी बात से डरता रहता है कि यार मुझे 8-8 9 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, फिर भी मेरा एक चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों को ये गारंटी देता हूं कि अगर आप सिर्फ 2 घंटे का वन शॉट देख लोगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मोर देन 50 to 60% वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन देख लेते हो तो फिर आपको दिख रहा है ना 160+ की गारंटी। तो ये एक तरीके से उन बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाने का तरीका है जो बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं, कि एक बार 2 घंटे का एक लेक्चर देख के देखो, आपको चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आ जाएगा, अपने आप आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मन करेगा। राइट, तो ये हमारा फंडा है। बाकी फिलहाल के लिए तो कमेंट्स के अंदर आप लिख दो #physicsman, और शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का सेशन। ठीक है, कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, पेन आपके पास में होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, पढ़ना है, सोचना है, दिमाग लगाना है, और फिर उसके बाद में मेरे साथ साथ उसका सोल्यूशन देखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट NTP इज 332 मीटर पर सेकेंड इफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट NTP, मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं, बट आपने कॉम्पोजिशन बदल दिया। पहले एयर थी, अब आपने हाइड्रोजन गैस ली है, तो हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो 1/16 ऑफ एयर है। तो बताओ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन कितनी होगी। राइट, तो सर हम सबको पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है उसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर गामा टाइम्स p डिवाइडेड बाय रो, डेंसिटी। यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो ये रेशियो कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ एयर आ जाएगी ऊपर और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी नीचे। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। अब जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है वो डेंसिटी ऑफ एयर के कंपैरिजन में 1/16 है, तो ऊपर तो डेंसिटी ऑफ एयर रहने दो, नीचे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय 16। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 16 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर बचेगा रूट से बाहर आके 4। यानी कि वेलोसिटी इन हाइड्रोजन जो होगा वो हो जाएगा आपका 4 टाइम्स वेलोसिटी इन एयर। और वेलोसिटी इन एयर कितना दे रखा है, 332, तो 4 टाइम्स 332 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1328 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है, और बड़ी आसानी से आप ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, रेजोनेंस ट्यूब है इज रेजोनेटेड with a tuning fork of frequency 256 Hz. If the length of resonating air columns are 32 and 100 cm, the end correction. तो मैंने आपको बताया था कि एंड करेक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बड़ी वाली लेंथ माइनस थ्राइस ऑफ छोटी वाली लेंथ डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। ये वाला हथियार सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसकी तो पूरी डेरिवेशन वगैरह भी बताई थी। राइट, तो हमें दे रखा है L1 और L2। ठीक है, तो एंड करेक्शन कितना हो जाएगा, बड़ी वाली लेंथ तो दे रखी है सर 100 सेंटीमीटर, माइनस छोटी वाली लेंथ दे रखी है 3 मल्टीप्लाइड बाय छोटी वाली लेंथ दे रखी है 32 सेंटीमीटर, और इसको हमें डिफरेंस को किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। तो एंड करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 2,
मतलब 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 सेंटीमीटर का हमें एंड करेक्शन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। A whistle of frequency 500 hertz tied to the end of a string of length 1.2 meter revolves at 40 meter per second. A listener standing large distance away. तो अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके का एक सर्कल है जिसके ऊपर आपका जो सोर्स है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यहां से बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर देखो, इस वर्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे करेंगे। तो यहां से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है आपका ऑब्जर्वर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो मैं जितनी ज्यादा बना सकता हूं उतनी ज्यादा डिस्टेंस बना देता हूं, यहां कहीं पर है आपका ऑब्जर्वर। तो ये लाइन पता है क्या कहना चाह रही है? लाइन ये कहना चाह रही है कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ये जो सर्कल बन रहा है ना, ये बहुत छोटा होगा। मतलब आप यूं मान सकते हो कि ये सर्कल जो है ना, इस ऑब्जर्वर को पॉइंट साइज्ड नजर आएगा, ठीक है। तो जब इस सर्कल के ऊपर आपका सोर्स रहेगा तो आप देखोगे कि जब सोर्स सर यहां पर पहुंचेगा आपका, ठीक है, जहां से आपका साउंड निकल रहा है, ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्वर से दूर भागता हुआ नजर आएगा, ठीक है, विथ इट्स वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और जब सर सोर्स यहां पर आएगा, इस जगह पर आएगा जब सोर्स, तो ये जो सोर्स है, यहां से आवाज निकल रही है, ये आपको ऑब्जर्वर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा विथ 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता ही है कि जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपकी उस कंडीशन के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो अपन ये वाला केस पकड़ते हैं। सो दिस इज और केस नंबर 1 एंड दिस इज और केस नंबर 2। तो मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वर को हमें क्या मान लेना है? ओरिजिन मान लेना है, और ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाने वाली जो डायरेक्शन है उसको एज अ रेफरेंस हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेना है। तो अगर हम केस 2 की फ्रीक्वेंसी निकालें, ठीक है, तो केस 2 में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो मैक्सिमम होगी क्योंकि सोर्स अप्रोच कर रहा है। तो पहले मैं केस 2 निकाल लेता हूं। तो सर केस 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो केस 2 में देखो आपका जो फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा वो कितना हो जाएगा? तो ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, तो सर ऊपर तो ऑब्जर्वर की स्पीड अपन रख देते हैं 0, तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड आएगा ऊपर, तो 340 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? 340 माइनस, क्योंकि जो केस 2 है उसमें सोर्स की वेलोसिटी आपकी जो रेफरेंस पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके अपोजिट है, तो यहां पर विथ नेगेटिव साइन हमें रखना है 40 मल्टीप्लाइड बाय योर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज 500 हर्ट्ज। तो यहां से एफ डैश आ जाएगा आपका 340 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो 00 से 00 गया, तो एफ डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0, 20 पावर चली जाएगी 2, 15 और 2 17 डिवाइडेड बाय 3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 बार गया 15, 20 बचेंगे, फिर 6 बार चला गया फिर 20 बचेंगे, तो 566.666 हर्ट्ज। इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? 567 हर्ट्ज भी लिख सकते हो। तो ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी, ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी। तो जब भी एक क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जाती है ना, तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकाल के ऑप्शन चेक करो, आपको दूसरी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट। बट एक अच्छी एक्सरसाइज होगी, आप होमवर्क के तौर पर जो केस नंबर 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के देखना, वो आपको 447 हर्ट्ज मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को पढ़ के लोग डर जाएंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा है नहीं। The phase difference between the two particles A and B for a wave located as shown in figure। तो सर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? एक बहुत मस्त हथियार मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि सर इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है। सबसे पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो सर यहां से लेके ये जो पॉइंट बी है यहां तक की जो दूरी है वो होगी 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, ये हो गई सर।
ठीक है, क्योंकि पूरी वेव का मतलब होता है लैम्डा, हम उसका 3/4 पोर्शन ले रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि ए और बी में पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 8। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8, तो आ जाएगा यहां पर एलसीएम, तो यहां पर आ जाएगा 6 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 8। अब मैं आपको एक हथियार बताता हूं कि जब भी आपको पाथ डिफरेंस को फेस डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो देखो पाथ डिफरेंस के अंदर एक साइकिल रिप्रेजेंट होता है किससे, लैम्डा से। और सर फेस मतलब एंगल की दृष्टि से देखा जाए तो जो फेस डिफरेंस होता है, फेस के रिस्पेक्ट में एक साइकिल का मतलब होता है 2 पाई। ये दोनों चीजें हमेशा इक्वल होगी। अगर आप टाइम की बात करो तो जो टाइम डिफरेंस होता है उसमें एक साइकिल का मतलब होता है कैपिटल टी। तो अब से जब भी आपको फेस डिफरेंस को एंगल डिफरेंस में सॉरी पार्ट डिफरेंस को फेस डिफरेंस में, पार्ट डिफरेंस को टाइम डिफरेंस में आपको कन्वर्ट करना हो तो आप इस हथियार का यूज कर सकते हो। तो बहुत स्टैंडर्ड हथियार है, ठीक है ना। तो यहां से तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि सर हमारा जो डेल्टा फाई होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, 2 पाई अपॉन लेमडा, और डेल्टा एक्स कितना है 5 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाय 8 है, लेमडा से लेमडा चला गया, 2 से ये 4 टाइम्स चला गया, तो 5 लेमडा डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया, 5 पाई डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया हमारा आंसर। 5 पाई डिवाइडेड बाय 4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ठीक, तो एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया, एक अच्छा हथियार यहां से मिल गया। 2 ट्यूनिंग फॉक्स है ए एंड बी व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकेंड। द फोर्क ए इज इन यूनिसन विथ 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर एंड बी इज इन यूनिसन विथ 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सेम वायर। तो जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स L। L का मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर, तो ये तो हायर फ्रीक्वेंसी हो गई। और सर जो दूसरा है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 30 सेंटीमीटर। और दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ बीट्स को रिप्रेजेंट करता है पर सेकंड, तो ये डिफरेंस किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 2 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो सर यहां से हम V की वैल्यू पता लगा लेंगे। तो सर यहां से V कितना आ जाएगा, सर 2 को तो अपन उधर भेज देंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 25 हो गया। भाई सेंटीमीटर का मतलब 100 से डिवाइड करते हो ना, तो डिवाइड बाय 100 चला गया ऊपर, और इसी तरीके से इसका भी 100 चला गया ऊपर, 30 रह गया नीचे, और 2 को अगर आप दूसरी तरफ भेज दोगे तो यहां पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये 25 से चला गया कितनी बार, 4 बार, और 0 से 0 चला गया, तो कुल मिला के बचेगा V टाइम्स 3 इंटू 4 हो गया 12, 12 माइनस 10, तो बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। तो V की वैल्यू आ जाएगी 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, इतनी आ जाएगी V की वैल्यू। ठीक है, आ गया सबको समझ में। अब देखो V की वैल्यू आ गई ना, तो किसी भी एक में रख के आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। जैसे आप फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी निकालोगे F1, तो वो कितनी मिलेगी आपको V, तो V का मतलब हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 सेंटीमीटर, तो 100 चला जाएगा ऊपर, 25 से ये चला गया 4 बार, 2 से 4 गया 2 बार, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हर्ट्ज। इसी तरीके से आप F2 निकाल सकते हो, 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर का 100 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 चला गया, 3 से 2 बार गया, 2 से 2 बार गया, तो 10 हर्ट्ज आपकी दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 10 और 12 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। सिंपल चीज है, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस बीट्स के इक्वल होता है। वहां से पहले आपने निकाली स्पीड, और एक बार अगर आपके पास में स्पीड आ गई तो फिर आप आसानी से दोनों की फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास 0.1 किलोग्राम एंड लेंथ 2.45 मीटर हैंग्स फ्रॉम अ सीलिंग। द टाइम टेकन बाय अ ट्रांसवर्स वेव टू ट्रेवल द फुल लेंथ ऑफ द रोप। अब आप बोलोगे कि सर लेंथ दे दी गई है, मास दे दिया गया है, मतलब हम मास पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, पर टेंशन फोर्स तो दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, और इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ढंग से एनालाइज करोगे ना तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी कि सर हमने रस्सी को तो लटका दिया, ठीक है, अब रस्सी के अंदर जो टेंशन फोर्स है वो तो हमने डेवलप ही नहीं किया। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर खुद स्ट्रिंग का जो वेट है वो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स डेवलप कर रहा होगा। अब आप बोलोगे सर फिर तो टेंशन फोर्स अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर सर हम यहां से बिल्कुल जो लोअर मोस्ट पॉइंट है यहां से अगर x हाइट पर चले जाएं तो इस पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा होगा, इस पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा होगा T, वो तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन के वेट के इक्वल हो जाएगा। जो नीचे वाले पोर्शन का वेट है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके वेट के इक्वल हो जाएगा। सर इसका वेट अपन कैसे निकालेंगे? हम टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे और अब हमारी लेंथ कितनी है x, इसको हम g से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर हर पॉइंट पर उस पॉइंट से नीचे वाला जो पोर्शन है उसका वेट अलग अलग होगा, मतलब हर पॉइंट पर टेंशन फोर्स भी अलग अलग होगी। तो चलो हमने एक जनरल पॉइंट उठा लिया, यहां पर हमें टेंशन फोर्स की वैल्यू पता चल गई, कितनी हो गई? बैलेंस होके m डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय x हो गई। इतना हमारा टेंशन फोर्स हो गया। अब क्योंकि टेंशन फोर्स खुद x पर डिपेंड कर रहा है और वेव की जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल होती है। तो टेंशन फोर्स की जगह अपन क्या रख सकते हैं? m डिवाइडेड बाय l टाइम्स g मल्टीप्लाइड बाय x रख सकते हैं। और सर म्यू की जगह क्या रख सकते हैं? म्यू की जगह अपन m डिवाइडेड बाय l रख सकते हैं। तो m बाय l से m बाय l चला गया तो वेलोसिटी जो है वो कितनी आ जाएगी? सर रूट gx आ जाएगी। मतलब वेलोसिटी भी खुद इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितनी हाइट पर चलेंगे। स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन निकला यार। अब इस केस में सर हम टाइम कैसे निकालेंगे? तो नाउ वेलोसिटी को रिप्लेस किया जा सकता है एज dx डिवाइडेड बाय dt और ये किसके इक्वल हो गया? रूट gx के इक्वल हो गया। तो यहां से अगर आप देखोगे तो रूट x को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो 1 अपॉन रूट x मल्टीप्लाइड बाय dx एक तरफ हो गया और रूट g मल्टीप्लाइड बाय dt दूसरी तरफ हो गया। नाउ यू कैन इंटीग्रेट। तो आप इधर इंटीग्रेशन कर सकते हो, x की वैल्यू 0 से लेके टोटल l तक जा सकती है, ठीक है। और इधर आप इंटीग्रेट कर सकते हो कि सर 0 से लेके टोटल टाइम t तक हमें लग सकता है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अपन इसको ऊपर ले चलते हैं। तो 1 अपॉन रूट एक्स, अगर 2 रूट एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता रूट एक्स। तो सर एक काम करते हैं, मैं यहां पर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो रूट एक्स होता है। तो फाइनली बचेगा मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स, इसमें हमें लिमिट लगानी है 0 से लेके l तक, और दूसरी तरफ बचेगा रूट g मल्टीप्लाइड बाय t। तो यहां से पूरा का पूरा टाइम हमारे पास में आएगा कि पूरा का पूरा जो टाइम लगने वाला है वो हो जाएगा सर ट्वाइस रूट ऑफ लेंथ। तो लेंथ कितनी है आपकी? तो सर रूट ऑफ लेंथ आ जाएगी आपकी 2.45, माइनस 0 रखने की जरूरत है नहीं, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जी मतलब रूट ऑफ 9.8, ये हमें निकालना है। अब ये जो 9.8 है इसको भी आप क्या लिख सकते हो? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर 2.45 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.49 लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे जो 9.8 है उसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.9 लिख सकते हो। तो थोड़ी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी आपकी। सर यहां से हमारा जो टोटल टाइम लगने वाला है, ठीक है, टोटल टाइम को मैं ऐसे लिख देता हूं यार ताकि टेंशन से कंफ्यूज ना हो जाओ आप, ठीक है, कि सर यहां से जो टोटल टाइम लगने वाला है वो हो जाएगा हमारा 2 रूट 49, रूट 0.49 का जो रूट होता है, ठीक है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? 0.7 लिख सकते हैं। 0.7 आ गया बाहर, रूट के अंदर क्या बच गया? रूट के अंदर बच गया 5 डिवाइडेड बाय 2।
4.9 को लिख सकते हैं 49 डिवाइडेड बाय 10। 2 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो फर्दर आपका टाइम कितना आ गया, ये आ गया सर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। 7 से चला गया 0.1 टाइम्स, 5 इंटू 2 10, 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट फिर आप आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1 सेकेंड। देखो मेन चीज वापस से नोट करो कि यहां पर स्ट्रिंग जो है वो लटकी हुई है, तुमने बाहर से कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लगा रखा, तो स्ट्रिंग का खुद का जो वेट है वो यहां पर टेंशन फोर्स डेवलप करने का काम करेगा हर पॉइंट पर। इसीलिए हर पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स डेवलप होगी वो अलग अलग होगी। तो पहले तो आपने किसी जनरल पॉइंट जो कि नीचे से x हाइट पर है उस पर टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाली, दैट इज डिपेंडेंट ऑन x इटसेल्फ। उसके आधार पर आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन x बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेंशन फोर्स। एंड फिर वहां से आपने काइनेमेटिक्स वाला जो फंडा हमने सीखा था कि आप वेलोसिटी की जगह dx डिवाइडेड बाय dt रख के इन दिस केस टाइम निकाल सकते हो। एंड दिस हैज बिकम अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये फिर बन गया हमारा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, शायद इस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है 2 बार देखने की जरूरत पड़े, लेकिन बहुत अच्छी चीज आपको सिखाएगा। और आगे फिर इस तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं जहां पर वेव की वेलोसिटी बिकॉज टेंशन या डेंसिटी वेरिएबल है उसकी वजह से वेरिएबल नजर आए, और वेरिएबल वेलोसिटी के केस में आपको टाइम निकालने के लिए कहा जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। A tuning fork with frequency 800 Hz produces resonance in resonance column tube with upper end open and lower end closed by water surface। मतलब रेजोनेंस ट्यूब हमने पढ़ा था, सक्सेसिव रेजोनेंस। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सक्सेसिव रेजोनेंस कैसे बनते थे। ऐसे तो बनते थे ना कि सर जैसे ये हमारी ट्यूब है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रेजोनेंस कैसे बनता था, ये वाली हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें मिलती थी, बाकी आपने क्या भरा हुआ है, बाकी आपने यहां पर वाटर भरा हुआ है। तो यहीं से तो सर आपने बताया था कि जो इसकी लेंथ है कॉलम की, मान लो ये लेंथ L1 है, तो ये हमारे हिसाब से कितनी हो जाएगी, ये हमारे हिसाब से लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। फिर सर अगला जो हमें रेजोनेंस दिखाई देगा वो उसका शेप कैसा होगा, तो वो यहां कहीं पर हमें मिलेगा, इस जगह पर हमें मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके की शेप आपको बनते हुए नजर आएगी। इस तरीके की शेप आपको बनते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो सर इस केस में हमारा जो L2 होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सर 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल। और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने डेरिवेशन भी करी। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमें जो 9.75 दे रखा है वो तो लैम्डा बाय 4 के इक्वल है, और क्वेश्चन में हमें जो 31.25 सेंटीमीटर दे रखा है वो 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल। तो दोनों को माइनस कर लो, तो आप लिखोगे 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 31.25 माइनस 9.75 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से बचेगा आपका 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, जिसको आप लैम्डा बाय 2 भी लिख सकते हो। 31 में से 9 चले गए तो बचेगा आपका 22, यानी कि 21.5 सेंटीमीटर बच गया। तो सर यहां से लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 21.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, या फिर डायरेक्ट इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करके 43 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब सर लैम्डा आ गया, हमसे क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। बहुत आसान है सर, लैम्डा खुद किसके इक्वल होता है, लैम्डा होता है सर स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, तो हमारी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 43 सेंटीमीटर का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी मतलब 800, 00 से 00 गए, यह आ गया 8 या 24, बचेंगे 2, 32 और 2 34, 344 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
अच्छा सवाल है, मतलब आप लोगों को मैंने रेजोनेंस ट्यूब इसीलिए अच्छे से पढ़ाया था बिकॉज विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेजोनेंस ट्यूब के केस में। आप विजुअलाइज कर सकते हो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन अ ग्लास ट्यूब। The length of the air column in this tube can be adjusted by a variable piston. आप लेंथ चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 2 सक्सेसिव रेजोनेंस आपको मिलते हैं। वही वाली बात सर कि जो 20 सेंटीमीटर है वो तो किसके इक्वल हो गया, लेमडा बाय 4। और सर जो 73 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल हो गया, 3 लेमडा बाय 4। मतलब दोनों का डिफरेंस लेमडा बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 53 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब लेमडा हो जाएगा आपका 106 सेंटीमीटर। इसमें भी हमसे ये पूछा गया है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना होगा। तो लेमडा की जगह क्या रखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 320 हर्ट्ज इज इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 320 मल्टीप्लाइड बाय 106 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा, ये बनेगा आपका 1.06, मतलब 320 से हल्का सा बड़ा आना चाहिए, हल्का सा बड़ा, ठीक है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखोगे तो आप देख सकते हो यहां पर 32 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 18, हाँ लगभग 339 के लगभग आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ऑलमोस्ट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 339 मीटर पर सेकेंड, है ना। मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करी भाई, 32 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 18, पावर चली गई 1, 18 और 1 19, तो ठीक है, सॉरी 106 को, तो 106 को 32 से मल्टीप्लाई करके देखा तो लगभग आखिरी जो डिजिट आ रहा है वो 8 के आसपास आ रहा है। एंड मैं तो खैर कभी भी पूरी कैलकुलेशन नहीं करता, आप चेक कर लेना। 339 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आना चाहिए। बस 2 हिंट मैंने कि सर एक तो 320 से हल्का सा ज्यादा होगा, ठीक है, और दूसरा हिंट हमें मिल गया कि सर आखिरी डिजिट जो होगी वो 8 के आसपास होगी, ठीक है। तो उससे हमने पता लगा लिया कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 339 आना चाहिए। एक बार देख लेना भाई, फिर भी चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो, ठीक है, क्योंकि 330 भी हो सकता है इसका आंसर आ जाए। कर ही ले क्या कैलकुलेशन, 0 लगा दिया, 32 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 180, 12, 192, 2, पावर चली गई 19, 19 का 9 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, पावर चली गई 1, तो 339, हाँ यार एग्जैक्ट 339 आ रहा है ना। चलो आप भी कर लेना कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A tuning fork of frequency 256 Hz makes 5 beats per second with the vibrating string of piano. When tension in wire of piano increased by 2%, then beat frequency decreases by 2 beats per second. तो देखो भाई, हमारी जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है वो है 256, ठीक है, और पियानो की जो स्ट्रिंग है उसके साथ में 5 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब आप ये देख सकते हो कि या तो 256 से 5 ज्यादा होगा, 5 ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, या तो सर 261 हर्ट्ज होगी पियानो की फ्रीक्वेंसी, या फिर 256 से 5 कम मतलब 251 हर्ट्ज होगी पियानो की स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड केस पे आते हैं कि सर आपने पियानो की जो टेंशन फोर्स की वैल्यू है वो 2% डिक्रीज कर दी, फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेलोसिटी टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रूट ऑफ टेंशन के। तो अगर आप टेंशन फोर्स को कम करोगे इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। मतलब अगर 261 मानते हो तो घट के कुछ 259 258 रह जाएगी, और अगर 251 मानते हो तो घट के कुछ 200 हमने इंक्रीज, अच्छा सॉरी हमने टेंशन इंक्रीज किया है, ठीक है, सॉरी हमने टेंशन फोर्स को क्या किया है, इंक्रीज किया है। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए।
यानी कि अगर 261 है पियानो की अभी फ्रीक्वेंसी तो वो इंक्रीज होकर लगभग 263 264 हो जानी चाहिए, और 251 है तो वो इंक्रीज होकर लगभग 252 253 254 हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर आप देखोगे नंबर ऑफ बीट्स रह जाते हैं 2। तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ बीट्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, गैप बढ़ जाएगा ना आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपका गैप कम होता चला जाएगा, मतलब आपके बीट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। और क्वेश्चन में देखो ऐसा ही हो रहा है, पहले आपको 5 बीट्स सुनाई दे रहे थे, अब आपको 2 बीट्स सुनाई दे रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसीज और एक दूसरे के पास पास आ रही। इसका मतलब पक्का हमारा 251 हर्ट्ज वाला जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाना चाहिए यहां पर एकदम करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको यही दिमाग लगाना है, पहले 2 पॉसिबिलिटीज निकाल लेनी है, फिर उन दोनों पॉसिबिलिटीज को ट्रू अज्यूम करके जो एक्स्ट्रा कंडीशन आपको दे रखी है उसके आधार पर आपको जज करना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। Two sound sources of frequency 360 hertz, each one moving towards the observer. While one, अच्छा, 2 सोर्स है, एक ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, while second moving away from the observer with same speed 5.5 मीटर पर सेकेंड, then number of beats produced per second. तो देखो ये आपका ऑब्जर्वर है, एक सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है 5.5 मीटर पर सेकेंड, और एक सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो तो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, कितनी हो जाएगी? तो सर ये साउंड की स्पीड है 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 5.5। सर कैसे पता लगाया? तो हम जो ऑब्जर्वर होता है उसको ओरिजिन अज्यूम करते हैं, और ऑब्जर्वर से सोर्स को मिलाने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। तो जो सोर्स 1 है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, मतलब हम नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो उल्टा हो गया ना, इसलिए नेगेटिव साइन हो गया। मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 360 हर्ट्ज है। और सर यहां से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, अब की बार सोर्स दूर जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 330 डिवाइडेड बाय 330 प्लस 5.5। क्यों? क्योंकि अब की बार सोर्स 2 जो है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जर्वर से सोर्स को मिलाने के लिए जाओगे। ऑब्जर्वर से सोर्स को मिलाने वाली डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, मल्टीप्लाइड बाय 360 हर्ट्ज। तो ऐसे 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज इसको सुनाई देगी, ठीक है भाई साहब। तो सर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? वही हमारे नंबर ऑफ बीट्स के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो जो बीट्स यहां पर सुनाई देंगे वो हम कैसे निकालेंगे? तो सर 330 कॉमन आ जाएगा, 360 कॉमन आ जाएगा, एक तरफ बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 5.5, और एक तरफ बचेगा 1 अपॉन 330 प्लस 5.5, ये बचेगा। तो सर इसको अपन क्या करते हैं, यहां पर ले जाकर सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, जो बीट्स आपको सुनाई देंगे वो आ जाएंगे 330 मल्टीप्लाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 330 प्लस 5.5 माइनस 330 माइनस माइनस प्लस 5.5, और नीचे 330 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो सर ये आ जाएगा आपका 330 मल्टीप्लाइड बाय 360, यहाँ पर 330 से 330 गया, 5.5 और 5.5 मल्टीप्लाई होके हो गए 11, डिवाइडेड बाय नीचे 11 को बाहर निकालोगे तो 11 का स्क्वायर बाहर आएगा, नीचे रह जाएगा 30 का स्क्वायर मतलब 900, और 0.5 का स्क्वायर दैट इज 0.25, ये रह जाएगा। 11 से 11 गया, 11 से ये चला जाएगा 30 टाइम्स, 30 से लगभग इसको काट दोगे कितनी बार? 30 बार, क्योंकि 0.25 इतना छोटा नंबर है कि उसको आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। 0 से 0 गया तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा 12 बीट्स आपको सुनाई देंगे पर सेकेंड। तो ये
कैलकुलेशन वाइज भी अच्छा क्वेश्चन है। आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करोगे, रियल कैलकुलेशन करने जाओगे उलझ जाओगे। 900 में से 0.25 को माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 0.25 बहुत नेग्लिजिबल है 900 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ये जो 0.25 है इसको मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। ये जुगाड़ लगाया करो तुम हमेशा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। Two cars moving in opposite directions approach each other with speed 22 and 16.5 meter per second respectively. The driver of the first car blows a horn having a frequency 400 hertz. The frequency heard by the driver of the second car. तो सर यहां पर सोर्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब नीचे नेगेटिव साइन आएगा, तो हमारी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसमें नीचे आ जाएगा 340 माइनस 22 मीटर पर सेकेंड। जो सोर्स है वो खुद ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, जबकि ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए सर हमने यहां पर नेगेटिव साइन लिया है ना। अब तो कर लोगे आप, फास्ट फास्ट कर लोगे। और सर ऊपर ऑब्जर्वर खुद सोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाने वाली डायरेक्शन वैसे ही पॉजिटिव होती है, तो ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव साइन प्लस 16.5 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 400 हर्ट्ज है, तो एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ऊपर तो आ जाएगा 356.5 और नीचे आ जाएगा आपका 318 मल्टीप्लाइड बाय 400। तो 400 से बड़ा आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, इसको आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, रियल कैलकुलेशन 4 से जा रहा है क्या, नहीं 356 318, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर नहीं आएगा, है ना 400 से, क्योंकि जब 356 को 318 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग 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 आएगा। तो रियल कैलकुलेशन आप करके देखना यार, मेरे ख्याल से इसका आंसर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से इसका आंसर 411 हर्ट्ज आना चाहिए। कर लेंगे कैलकुलेशन, है, चलो एक बार कर ही लेते हैं। 356.5 डिवाइडेड बाय 318 मल्टीप्लाइड बाय 400, क्या कर दिया मैंने, 356.5 डिवाइडेड बाय 318 एंड मल्टीप्लाइड बाय 400, सॉरी 448 हर्ट्ज आ रहा है आपका आंसर। बढ़िया है, कैलकुलेशन कर ली, वरना आप बोल दो कि देखो सर ने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ये आ रहा है 448 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, मानता हूं कैलकुलेटर यूज किया है, अभी हम ज्यादा टाइम कैलकुलेशन के अंदर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं कैलकुलेटर यूज, तुम्हें खुद को करनी है कैलकुलेशन, है ना भाई। 356.5 को पहले 400 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर लगभग 300 से डिवाइड कर लेना, 380 नहीं, लगभग 300 से डिवाइड कर लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। An air column closed at one end, open at the other, resonates with a tuning fork when smallest length। तो हमें पता है कि जो स्मॉलेस्ट लेंथ होती है, जो कि यहां पर 50 सेंटीमीटर दे रखी है, वो लेमडा डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल होती है। क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम, तो नेक्स्ट लार्जर लेंथ जो होती है एल डैश, वो होती है 3 लेमडा डिवाइडेड बाय 4, मतलब 3 टाइम्स लेमडा बाय 4 की जगह रख सकते हैं 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर होगी। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन यहीं पर ढेर हो चुका है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो जिसने रेजोनेंस ट्यूब अच्छे से समझ लिया उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है ये तो, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव पल्स इज गिवन बाय दिस। तो आप देख रहे हो कि ये ओमेगा टी माइनस के एक्स का फंक्शन है।
अगर नहीं हो तो बनाने की कोशिश करनी है, मैं ऐसे भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, राइट। तो अगर यहां पर आप ओमेगा को ढूंढने की कोशिश करोगे, इसका मतलब टाइम का कॉफिशिएंट, तो वो आपको कितना मिलेगा सर, 4 मिलेगा। और सर अगर के को ढूंढने की कोशिश करोगे, इसका मतलब स्पेस का कॉफिशिएंट, तो वो आपको कितना मिलेगा सर, 1 मिलेगा। नेगेटिव साइन मत लगाना, नेगेटिव साइन इस बात को शो करेगा कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो सर आपने बताया था कि जो वेव स्पीड होती है वो हमेशा किसकी इक्वल होती है, ओमेगा डिवाइडेड बाय के इक्वल होती है, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो दिखने में डरावना है बट बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है ये, बट ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते। जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन भी हमारा एक बेहद आसान क्वेश्चन हो चुका है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज क्लेम्ड एट इट्स टू एंड्स, इट्स मास पर लेंथ इज गिवन बाय 20 ग्राम पर मीटर, द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट वेव ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब कैसे कनेक्ट करोगे, तो सर वही वाली बात कि सबसे पहले, क्योंकि टेंशन किससे कनेक्टेड होती है, वेव स्पीड से, तो सबसे पहले वेव स्पीड को ढूंढ के लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ओमेगा की ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो ओमेगा का मतलब होता है टाइम का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो वो हमें मिलेगा यहां पर 20 पाई, ठीक है। और सर अगर के को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्पेस का कॉफिशिएंट, स्पेस का कॉफिशिएंट, तो वो हो जाएगा हमारा 20 पाई डिवाइडेड बाय 3। भाई जो टी का कॉफिशिएंट है वो ओमेगा, जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो के, ठीक है। स्टैंडिंग वेव है, तो जिस वेव से ये स्टैंडिंग वेव्स बनी होगी उसकी स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं। तो वेव स्पीड हो जाएगी आपकी ओमेगा डिवाइडेड बाय के, दैट इज ओमेगा अपॉन के, मतलब 20 पाई डिवाइडेड बाय 20 पाई डिवाइडेड बाय 3। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये आ जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड। और सर वेव स्पीड जो होती है वो किसके इक्वल होती है, तो वेव स्पीड जो होती है वो होती है रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल। तो सर यहां से हम लोग टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं, टेंशन फोर्स हो जाएगा आपका म्यू मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। तो म्यू कितना दे रखा है, 12 ग्राम, ग्राम का मतलब है हम 1000 से डिवाइड कर देंगे पर मीटर, ये तो आपको म्यू दे रखा है। और v का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। तो टेंशन फोर्स आ जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय, एक सेकंड देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, 20 पाई, अच्छा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 है ना, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहां पर 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे, पाई से पाई चला गया, 2 से ये 10 टाइम्स चला गया, तो 30 मीटर पर सेकंड आएगा। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 900 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000 आएगा, 1000 से 000 कैंसिल आउट हो गए, तो 18 न्यूटन हो जाएगा आपका आंसर। 18 न्यूटन वुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अ सोर्स ऑफ साउंड एस emitting waves of frequency 100 hertz and an observer O are located at the same at some distance from each other। दिखा भी रखा है डायग्राम में। The source is moving with a speed 19.4 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 डिग्री। तो सर हमें तो वो वाली स्पीड चाहिए होती है जो सोर्स को ऑब्जर्वर की तरफ ले जा रही हो, मतलब हमें तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो भले ये स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 19.4 दे रखी है, हमें चाहिए ये वाला कंपोनेंट, मतलब 19.4 मल्टीप्लाइड बाय cos 60, मतलब 19.4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, मतलब ये आ जाएगा 9.7 मीटर पर सेकेंड। हमें तो ये वाला चाहिए होता है सर कंपोनेंट। अब तो क्वेश्चन आपकी जैसा ही है कि सर सोर्स अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को, तो जो एफ डैश होगी वो कितनी हो जाएगी, तो एफ डैश हो जाएगी साउंड की स्पीड 330, ऊपर ऑब्जर्वर तो चल नहीं रहा, स्टेशनरी है, नीचे आ जाएगा 330 माइनस सोर्स की स्पीड दैट इज 9.7। माइनस क्यों आया बताइए,
कि सर ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, सोर्स खुद ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव, राइट। मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, अगेन इसके अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो 330 रह गया ऊपर, नीचे आ जाएगा 330 में से 9.7 गए तो 19 चले गए, 330 में से 9 गए 321, 320.3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ रहा है 320 से डिवाइड करेंगे 330 को, अगेन 100 से ऊपर आएगा आंसर। कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई इसको भी, क्योंकि दो करीब के आंसर है हमारे पास में, ठीक है, एक तो 103 और एक 106, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। जो करेक्ट आंसर है वो आपको पीडीएफ के अंदर टिक किया हुआ मिल जाएगा, कर लेंगे अपन। फिर आप बोलोगे सर आप तो कैलकुलेटर यूज करते हो, भाई मुझे आपको क्वेश्चन करना सिखाना है, कैलकुलेशन करना नहीं सिखाना, तो आप कर लोगे, राइट। 330 डिवाइडेड बाय 320.3 इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे 103 आ रहा है लगभग आंसर, 103 हर्ट्ज आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, मेरे पीछे, मेरे पीछे, ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। चलो भाई ये करते हैं अपन क्वेश्चन। ओपन ऑर्गन पाइप हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस पाइप इज द सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप का जो फर्स्ट ओवरटोन होता है वो तो जस्ट डबल होता है, ठीक है। तो सर फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, तो ये तो हो जाएगा जस्ट डबल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 600 हर्ट्ज हो जाएगा। इट इज सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अगर अपन बात करें सर फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो ये हो जाता है 3 टाइम्स इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स L। तो ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय V अपॉन 4L, इसको आपने इक्वल कर दिया किसके, 600 के, 3 से ये 600 कट गया 200 बार, तो यहां से आपको पूछा गया द लेंथ, तो लेंथ हो जाएगी आपकी L इज नथिंग बट V, तो V कितना है 330 है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 200 दैट इज 800, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका L 0 से 0 गया, 33 डिवाइडेड बाय, तो मतलब 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 32 आता है ना, तो लगभग 40 के आसपास आएगा, तो 41 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट जो आपका आंसर आएगा वो 41 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। The equation of wave is given by this, the ratio of maximum particle velocity। तो सर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है, ठीक है ना, फॉर पार्टिकल, सर वो होती है A मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 50। A यहां पर 10 है और ओमेगा यहां पर 50 है। और दूसरा वेव वेलोसिटी, दूसरा वेव वेलोसिटी, तो ये होती है आपकी ओमेगा डिवाइडेड बाय के, ओमेगा डिवाइडेड बाय के मतलब 50 डिवाइडेड बाय 5। वैसे दोनों के बीच में भी रिलेशन होता है, बट ठीक है आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 ये आपकी वेव वेलोसिटी होगी, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर लो, तो दोनों का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, तो दोनों का रेशियो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 50
डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, ऊपर चला गया 50 से 50 गया, आंसर बच जाएगा आपका 50। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बेहद सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड वेव इज हैविंग फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज वर्टिकल प्लेन सरफेस मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस विद अ स्पीड v, ठीक है। अब देखो सुनो, सोर्स आपका स्टेशनरी है, सोर्स आपका स्टेशनरी है ना, साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज वर्टिकल प्लेन, एक प्लेन है वो खुद मूव कर रहा है सोर्स की तरफ विद स्पीड v। इफ स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम इज c, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव रिसीव्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर नियर द सोर्स। तो इसको आप है ना ऐसे करो कि सर सबसे पहले आपका जो सोर्स है वो स्टेशनरी है, और आपका जो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, जहां से आपकी वेव रिफ्लेक्ट होगी, ये खुद क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ स्पीड v। तो सर ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है, तो यहां पर जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी यहां पर सुनाई देगी, ठीक है, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, मान लो यहां से जो फ्रीक्वेंसी गई वो एफ नॉट है, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो एफ डैश है, और ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। फिर सेकंड केस में क्या होगा कि यहां से अब ये बन गया हमारा सोर्स, क्यों, क्योंकि हम यहां से साउंड को क्या करवा चुके हैं, रिफ्लेक्ट करवा चुके हैं विथ स्पीड एफ डैश, और अब की बार ऑब्जर्वर सोर्स के पास में खड़ा है, ठीक है, जहां पर सोर्स था ना वहां पर उसके पास में आपकी बार ऑब्जर्वर खड़ा है। तो अब की बार सर यहां पर जो हमें फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एफ डबल डैश, वो कितनी होगी, तो नाउ सोर्स इटसेल्फ इज मूविंग विथ स्पीड v। ध्यान रखो ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, मतलब सर यहां से इधर की तरफ जाने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, इसका मतलब सोर्स की वेलोसिटी होगी नेगेटिव। अपन कई बार कर भी चुके हैं कि जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जाता है। तो यहां पर सर एफ डबल डैश जो होगा वो हो जाएगा c डिवाइडेड बाय c माइनस v मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश, और एफ डैश की जगह रखा जा सकता है c डिवाइडेड बाय c माइनस v, तो है ही, एफ डैश की जगह रखा जा सकता है c प्लस v डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाइड बाय एफ नॉट, c से c चला गया, तो फाइनली जो ऑब्जर्वर को रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो हो जाएगी c प्लस v डिवाइडेड बाय c माइनस v मल्टीप्लाइड बाय एफ नॉट, एंड दिस विल बिकम योर आंसर। c प्लस v c माइनस v मल्टीप्लाइड बाय एफ नॉट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये भी अच्छा सवाल है यार। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप कितनी होती है सर, v डिवाइडेड बाय 2l होती है, ठीक है, इक्वल टू द फिफ्थ हार्मोनिक। तो फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब हो गया 5 टाइम्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v डिवाइडेड बाय 4l। इफ द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 10 सेंटीमीटर, तो इसको अपन L1 लिख देते हैं जो कि हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप, तो L2 हमें निकालना है, कितना होगा, बहुत आसान है सर, V से V कट गया, ठीक है, तो L2 हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ L1 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 5 इंटू 2, L1 का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4, 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 सेंटीमीटर वुड बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। 2 साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ λ1 एंड λ2 प्रोड्यूसेस n बीट्स पर सेकेंड। तो सर ये जो n बीट्स पर सेकेंड है ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो पहले की वेवलेंथ λ1, तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसलिए मैंने λ1 वाले को पहले लिखा है, माइनस v डिवाइडेड बाय λ2।
ठीक है, लैम्डा 2 ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्व कर लो, तो एन किसके इक्वल आ जाएगा, वी आ गया कॉमन, नीचे आ गया लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 2, और ऊपर आ गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी एन टाइम्स लैम्डा 1 टाइम्स लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। दिखने में थोड़ा सा डरावना लगेगा क्वेश्चन, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव पल्स इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। ऐसा कैसा सवाल किया था, वही स्पीड ऑफ वेव पूछी है। तो यहां पर वही सबसे पहले ओमेगा देखो, जो कि आपका टाइम का कॉफिशिएंट है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 10, साइन नहीं लेना। और के देखो जो कि आपका स्पेस का कॉफिशिएंट है। ठीक है, यहां पर कितना नजर आ रहा है 1, तो आपकी वेव स्पीड जो होगी वो हो जाएगी ओमेगा डिवाइडेड बाय के, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो नाउ दीज आर दी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि वेव्स के ऊपर पूछे जाते रहेंगे। अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो उसके लिए इंतजार करना होगा आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन 2 का। मिलते हैं अपन एनपीएस 2 के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर आप इन केस यूट्यूब पर इसको देख रहे हो, मान लो मैं यूट्यूब पर इस क्लास को पब्लिक कर देता हूं, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, इसको सब्सक्राइब कर लेना इफ इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पर मैं कभी भी लाइव आके पढ़ाने लग जाता हूं, तो आपको जब भी मैं लाइव पढ़ाऊं, ठीक है, उसकी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा आप लोगों से अलविदा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।